सामने से सामने से संविधान दिवस का संदेशा लिए शुभ संध्या आ गया, शुभ संध्या आ गया। नमस्कार। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज अतिथि के रूप में हमारे बीच श्रीमान प्रोफेसर कलिंग मेहती सर हैं और राजकुमार सर। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप इस शाम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब उपस्थित हुए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, हम कुछ भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम मां शारदे का वंदन करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वे आए।
हर्ष कहाँ है? महोदय, एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे आए और एक उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप स्वीकार करें। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अनुमति दें प्रोग्राम शुरू करने की। अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। एक बार नाम एक बार सुन लीजिए और खड़े हो जाइए। मनीष कुमार, हिमांशु शेखर तिवारी, अभिजीत अभय, दीपांशु कुमार, शिवम सुंदरम, अर्जुन कुमार राज, अमित कुमार, सुखमय हलदार, सोहम सेन गुप्ता, ऋतिक राज, अरिंदम सिन्हा, सुशांत पांडे, सुबीर, रविराज, प्रद्युम्न, कृष्णा मिश्रा। मनीष आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज हमने पुरानी परंपरा को छोड़कर नई परंपरा के साथ शुरू किया है। हमने न सिर्फ पुराने महलों को निकलकर नए महल में आए हैं, अपितु देश को आजादी के इस अमृत काल में नए दिशा
दिशा देने का भी कोशिश की है। सम्मानित सदस्यगण, आज के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि पिछले 20-25 वर्षों से हम इस सदन में हैं और आज आप सभी के समक्ष अध्यक्ष की भूमिका में हैं। हमने इस सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कल पक्ष में बैठे हुए हैं और बहुत लंबे अरसों के बाद आज ये लोग वहां से उठकर यहाँ पर बैठे हैं। ये लोकतंत्र की बहुत ही बुनियादी खूबसूरती को दिखाती है। आइए हम अब सदन की जो कार्रवाई है उसको करेंगे। उससे पहले हम आप सभी के बीच हमारे मुख्य अतिथि प्रिंतोस मिली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स से पधार चुके हैं। हम इस सदन में उनका स्वागत करते हैं। प्रिंतोस मिली। आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रिंतोस मिली भारत की संस्कृति को जानने समझने के लिए आए हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए भारत पर रिसर्च करने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हमारे भी कुछ पुराने साथी जो पिछले भवन में कार्यरत थे आज हमारे बीच नहीं है, तो नए सदस्य चुनकर आए हैं। तो हम नए सदस्य के शपथ ग्रहण के लिए जनरल सेक्रेटरी हिमांशु शेखर तिवारी, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? हिंदी भाषा। मैं हिमांशु शेखर तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। माननीय सदस्य, अब सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नकाल की ओर जाएंगे। आपको बता दूं कि प्रश्नकाल जो सत्र चलता है ये एक खूबसूरत लोकतंत्र की पहचान होती है और इसी में गांवों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, देश की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण होता है। तो जो लोग पक्ष में बैठे हुए हैं मुझे उम्मीद है आप अपनी जवाबदेही को समझेंगे और विपक्ष की जो साथी हैं आप आज सरकार में नहीं है, आपको मौका है, आप जनता की आवाज को इस सदन में रखेंगे और उसको बुलंद करेंगे और विपक्ष की जो रुख है उसको लोकतंत्र की तरफ जाने देंगे। क्योंकि आपको अनुभव है इस बात का कि पक्ष में सत्ता में आसीन जब लोग हो जाते हैं उनको थोड़ा सा भ्रम होता है। आप विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो चलिए हम प्रश्नकाल को आरंभ करते हैं। प्रथम सदस्य ऋतिक बेगूसराय संसदीय क्षेत्र निजीकरण से संबंधित। ऋतिक, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मेरा वर्तमान सरकार की वित्त नीति से मेरा पहला प्रश्न ये है कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण क्यों किया गया, जैसे कि LIC, एयर इंडिया, रेलवे। मेरा दूसरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री से ये है, भारत को 2027 तक जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बनाने को लेकर जो मांग चल रही है उसमें वर्तमान सरकार की क्या नीतियां हैं और इसका प्रतिपादन
कैसे किया जा रहा है, या इसका भविष्य में प्रतिपादन कैसे किया जाएगा, या ये भी एक मुंगेरी लाल के सपनों की तरह रह जाएगा? माननीय वित्त मंत्री दीपांशु, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, माननीय सांसद महोदय को बताना चाहूंगा कि ये कोई मुंगेरी लाल के सपने नहीं है। ये भारत अब वो भारत नहीं रहा जो केवल मुंगेरी लाल के सपने देखता हो, अपितु भारत में वो दम है जो 2027 तक विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन के दिखाएगा। आपने एक प्रश्न किया एयर इंडिया, एलआईसी और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, निजीकरण क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा भारत ही प्रथम देश नहीं है निजीकरण के पक्ष में चलने वाला। 2011 में आपकी सरकार थी, उसके बाद सरकार बदला। 2012 से ही एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रहा है, जिससे सरकार को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। इसी रूपरेखा में विभिन्न राष्ट्रों के प्रारूपों को अध्ययन करने के बाद केन्या एयरवेज और सोमालिया एयरवेज में 20 वर्ष पहले ही निजीकरण किया गया था, जिसके आसार उस राष्ट्र की उन्नति के लिए उपयोगी साबित हुए। इसी कारण से अभी भारत सरकार के पास यह विकल्प है कि वो एयर इंडिया को निजीकरण के रास्ते पे लेके जाए, ताकि एयर इंडिया के कर्मचारी और राष्ट्र आर्थिक बोझ से मुक्त हो सके। और जहां तक आपने प्रश्न किया रेलवे का, रेलवे भी लगभग 50% घाटे में चल रही है, परंतु एक सार्वजनिक उपक्रम के होने के नाते अभी इस पर और एलआईसी पर कोई भी निजीकरण का सरकार अभी इस पर निजीकरण के लिए नहीं सोच रही। आपने दूसरा प्रश्न किया कि मुंगेरी लाल के सपने कैसे यकीन में बदले जाएंगे। मैं आपको इसका विवरण देना चाहूंगा। अभी वर्तमान में भारत सरकार के बहुत सारे नीतियां हैं जिनके बदौलत हमारा राष्ट्र जब से सत्ता में आया है 2014 में, भारत पूरे विश्व में 11वां आर्थिक रूप से सक्षम देश था, लेकिन अभी 2023 में भारत 5वां सर्वाधिक आर्थिक शक्ति वाला देश बना है। और यह दिखाता है कि हमारी सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीतियों का निर्वहन किस प्रकार से किया जा रहा है, इस परिवर्तन से साफ देखा जा सकता है। इस वर्ष हमारे सरकार ने कुल बजट जो कि 45,03,97 करोड़ है, उसका आवंटन विभिन्न विभागों में निम्न प्रकार से किया है, जिससे भारत 2027 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक राष्ट्र के रूप में उभरेगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने 5,93,538 करोड़ का बजट पारित किया है। रोड और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 2,70,435 करोड़ आवंटित किए गए हैं। रेलवे के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। होम अफेयर्स के क्षेत्र में यही आंकड़ा 1,96,035 करोड़ का है। रूरल डेवलपमेंट में यह आंकड़ा 1 करोड़ 61 लाख का है, और एग्रीकल्चर के साथ में 1,25,036 करोड़ का है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 1,12,899 करोड़ है, जिसमें 13% समग्र शिक्षा अभियान और उच्च शिक्षाओं को समर्पित है। हेल्थ के क्षेत्र में 89,155 करोड़ है। वहीं संचार के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में यह आंकड़ा 59,740 करोड़ है। पेट्रोलियम के जगत में ये 41,008 करोड़ का है। वहीं गवर्नमेंट के क्षेत्र में 30,079 करोड़ का है। मैं यह भी सदन को आपके माध्यम
महोदय बताना चाहूंगा कि अब हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बदलाव करते हुए भूरी अर्थव्यवस्था से बढ़कर नीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? हम सभी जानते हैं कि समंदर कितना प्रभावित क्षेत्र है वर्तमान समय में, और अभी जो इंडो पैसिफिक में वैश्विक पकड़ की बात चल रही है उसकी अनिवार्यता अधिक है। जिस भी राष्ट्र का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पकड़ होगा वह राष्ट्र निश्चित रूप से आयात और निर्यात में पकड़ रखेगा, फलस्वरूप राष्ट्र उन्नति को बढ़ेगा। अभी भारत लगभग 60% वैश्विक घरेलू उत्पाद इसी क्षेत्र से ले पाता है। 2014 में जब आपकी सरकार थी तो इंटरनेशनल शिपमेंट में भारत का स्थान 44वें नंबर पे था, और अभी हमारी सरकार में इसका स्थान 22वें स्थान पर है। इससे यह इंगित होता है कि हमारे राष्ट्र की नीतियां किस प्रकार से देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए तत्पर है। साथ ही साथ नवाचार को हमारी सरकार बल दे रही है, अनुसंधान को बल दे रही है, और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी युवाओं की संख्या हमारे राष्ट्र में सबसे अधिक है, और 2047 तक अभी वर्तमान युवा का जो उम्र है वो हमारा 28 वर्ष है, और ये आंकड़ा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2047 तक हमारे पास युवा शक्ति है, और इसी युवा शक्ति को उपयोग में लाते हुए इसके अनुरूप कार्यों का निष्पादन करते हुए हमारा राष्ट्र देश का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र के रूप में उभरेगा। यदि एक मिनट माननीय सांसद महोदय, मैं पूरी कर रहा हूं अपनी बातों को। वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने यह रिपोर्ट दिया है, यदि भारत 6.8 की दर से जीडीपी दर से आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से हमारा देश 2027 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर अमेरिका और चाइना के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक देश होगा। धन्यवाद। प्रश्नकाल के लिए कड़ी में शेषान डिफेंस मामले से संबंधित To the Honorable Speaker, I would like to address my question to the Ministry of Defense. My first question would be, under what circumstances they had to kick out the drones made by the DRDO and take in the Hermes drones manufactured by Adani? क्या भाई भतीजों को खिलाते बांटते पैसे खत्म नहीं हुए जो चाचा पूछो वो भी खिलाएंगे? और इतना ही नहीं, इतने मासूमों की जान लेने के बाद भी मणिपुर में इतने मासूम मरे, उसके बाद भी हाउ इज द डिफरेंस सो कम अबाउट द इंसर्जेंसीज हैपनिंग इन मणिपुर? वसुदेव कुटुंबकम के नाम पे चलता फिरता असलाह बारूद भी क्या घर पे रखवाएंगे? Thank you, Honorable Speaker, for giving me the opportunity to address the House. Through you, I would like to address the issues that the Honorable Member of Parliament brought forward in this House. First, I would like to address his curiosities about the Chacha Bhatija system that their government was so prone to following in the previous government. Our government, when it came to power, it had the agenda of न खाएंगे न खाने देंगे on its mind. Honorable Speaker, when it comes to the selection of weapons for our armed forces, our government has assured that any system of weapons that will be included in our armed forces has to go through a fair system of trial. And this system also includes representatives from the armed forces. Some of them are from the highest leadership of the armed forces.
give their inputs, and their inputs are considered to be valuable inputs when we decide our procurement process. Secondly, the procurement process goes through a series of tenders, and only the one with the lowest bidding and the best capabilities are generally selected to be included in the army. When it comes to the Humvee drones, the toughest competition the Humvee drones faced was from the DRDO TAPAS. It is our own system developed by our own defense research and development organization, one organization which our government is proud of and has received. When the Humvee drone was in competition, we found out that the Humvee drone has better endurance, higher service ceiling, and can carry more warheads, more weight when it takes its flight. Therefore, it was naturally a fair selection. But the DRDO system was also very capable. We were also taking into account, looking into how we could improve it further. But at last moment, we faced the DRDO system faced some technical issues, and due to the recent crash of one of the DRDO drones, it was found that the system needed some improvement, and the system was sent for further replacement, and we are developing it further. Secondly, the Hermes system is not a private system itself. It is a system from Israel which will be manufactured in India under the Make in India scheme that our government is so proudly promoting. कृपया शांति रखिए, सदन की गरिमा बने रखिए। माननीय सदस्य, आप सीधा जवाब दीजिए। So the Humvee drones will be manufactured under a joint partnership with the Israel government and the Adani Group in our country. And this will take our Make in India aspirations to a new height, because we are also including and we are also encouraging private companies, private partners in our country to take up the defense manufacturing field to the next level. So this is what is in the Humvee section. Secondly, I would like to address the Manipur issue that the honorable member of the parliament put forward. Honorable Speaker, we as a government, we are looking at the issue as our own, because the people in the Manipur are our own people. We are considering them insurgents now because they have chosen the path of violence. But our government is very keen on taking and talking and holding talks with anyone who is interested to give up violence and choose the path of the constitution, the path of non-violence, as described by our Mahatma Gandhi, our Rashtrapita. So our government is employing the velvet glove in the iron fist in the velvet glove approach, and we are holding peace talks, making them understand the processes of the constitution and concluding the peace talks. Due to this, we have found that multiple insurgent groups have surrendered. Only recently, the United National Liberation Front surrendered. Further, 25 Kuki insurgent groups have also surrendered in the recent years. The numbers are coming down, and we are very confident that in the coming times, insurgency in the northeast will see a drop. That's all. Thank you. अब मणिपुर के मामले से संबंधित प्रश्न माननीय सदस्य अरिंदम 184 लोकसभा से माननीय सदस्य माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं कि मणिपुर में हो रही घटनाओं में उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं? 3 मई से चल रहे इस जातीय हिंसा जिसमें हजारों लोगों के घर जलाए गए, 17 मंदिर और 221 चर्चों को तोड़ा गया, 50 से 60 हजार लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है। ये सब होते समय देश की सरकार क्या कर रही थी? शायद मोदी सरकार अपने अगले वर्ल्ड टूर के बारे में सोच रहे होंगे, इटली घूमने के बारे में सोच रहे होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको
मूर्तियां बनाते हैं, जिनके आप स्टेचू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, आप उन्हीं की बातों में खड़े होकर नहीं पा रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, एकता के बिना देश की जनशक्ति एकजुट नहीं हो सकती, और जब तक इसे अच्छे से संगठित और एकजुट ना किया जाए, ये एकता किसी काम की नहीं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इस देश की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को तोड़ा है, उनका अपमान किया है। सिर्फ स्टैचू बनाने से यूनिटी नहीं आती, यूनिटी के लिए दिल से काम करना पड़ता है, यूनिटी को देश के अंदर लाना पड़ता है। महोदय, 303 लोकसभा सीट और 93 राज्यसभा सीट रखने वाली इस देश की सरकार को मणिपुर के ऊपर कोई बयान देने में 77 दिन किस बात के लगे? इतने दिनों तक ये देश की सरकार क्या कर रही थी? महोदय, एक तो भारत सरकार मणिपुर को अनदेखा कर रहा है, और इनकी राज्य सरकार, इनके बारे में तो बोले ही क्या। राज्य सरकार तो मणिपुर के अंदर ही आग बनाई जा रही है, लोगों के अंदर नफरत और आग पैदा कर रही है। इनकी राज्य सरकार कहती है कि कुकी लोग अवैध आप्रवासी है, कुकी लोग इस देश के लोग नहीं है। सीधा ट्विटर पे लोग ट्वीट करके बोल रहे हैं कि कुकी लोग इस देश के हिस्से नहीं है। ये सब करके भारत सरकार क्या दिखाना चाहती है? महोदय, मेरा भारत सरकार से यही प्रश्न है कि कुकी लोगों को ऐसे राज्य सरकार कैसे ओपनली अनवांटेड माइग्रेंट्स कहकर पुकार सकती है, और 77 दिनों तक इस भारत सरकार को किस बात पे एक कॉन्फ्रेंस लगाने में, एक भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में 77 दिन किस बात का लगा? और महोदय, धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री अवधि। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों के गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सभापति महोदय के माध्यम से मैं अपने विपक्षी साथी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस सरदार पटेल को आप कोट कर रहे हैं, उनकी अगर बात को मान लिए होते तो कश्मीर का एक हिस्सा जो छिन्न भिन्न पड़ा होता है वो इस स्थिति में नहीं होती। वो आपकी सरकार थी जिसके कारण से आज हमको कश्मीर का एक हिस्सा पीओ के बसाना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस सरदार पटेल की बात आज कर रहे हैं, इतने दिनों तक नहीं थी, कहीं न कहीं आपके अंदर का उधर मणिपुर की बात आपने दूसरी चीज, हमारे वर्ल्ड टूर की बात कर रहे थे, विक्रांत को हम अपना बकौती कभी नहीं समझे थे, उसे ससुराल घूमने हमारे पार्टी के कभी कोई लोग नहीं गए। तीसरी चीज, आज हम जैसा कि उन्होंने बताया कि आज का मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर एक काफी संवेदनशील मुद्दा है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसी बात नहीं की जाएगी, और इस मुद्दा के संवेदनशीलता का हम लोग समझेंगे कि एक संवेदनशील मुद्दा है। मैं सबसे पहले सदन को अतीत में ले जाना चाहता हूँ। मणिपुर में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। 2004 से 2013 के बीच मणिपुर में यूपीए की सरकार थी, और उस दौरान तकरीबन छोटे बड़े मिला के 4800 घटनाएं हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उस वक्त हुई इसलिए आज हो रही है। 1993 में केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था, मणिपुर में यूपीए की सरकार थी। उसी वक्त नागाबू की संघर्ष हुआ था, जिसमें 750 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 45,000 से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए। वो वायलेंस 1.5 साल तक लगातार चला था। उस वक्त कहां थी सरकार? जवाब दे। और ये आप लोगों की जो दोहरी नीति है, यही बताती है कि आप लोगों की नीति में जो दोष है, ही नियत में भी दोष है। यही कारण है कि आज आप लोगों की ये स्थिति हुई है। बाकी 1993 के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये बार-बार पूछते हैं कि आप किए क्या। पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा हमने किया क्या। 3 मई को ये वायलेंस शुरू हुआ था, और जितना मैं एक्शंस बता रहा हूँ, ये 4 मई के शाम से पहले सारे एक्शंस लिए गए। 20 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग किए गए। हर दंगा से प्रभावित क्षेत्र और रिलीफ कैंप को विजिट किया गया। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए गए। 124 सीएएफ के कंपनीज भेजी गई, 104 कॉलम इंडियन आर्मी भेजे गए। और आप बोलते हैं किया क्या गया? हम आपको बताते हैं, हमने ये अश्योर किया कि उस दौरान किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज की वहां कमी नहीं हो। हमने उसी वक्त डीजीपी बदल दिया, हमने
लोग ये कहते हैं कि 356 क्यों नहीं लगा दिया। मैं सभापति महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ सदन को कि किसी भी स्टेट में 356 तब लगाया जाता है जब वहाँ की रूलिंग पार्टी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही होती है। हमने एक दिन में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ एडवाइजर सब बदल दिया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसमें हमारा सपोर्ट किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 मई को जो जिन लोगों ने जान गंवाई उसके बाद वो ग्राफ काफी तेजी से फॉल किया है और आज मरने वाले लोगों की संख्या नॉमिनल जो कि रुकनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग मर रहे हैं वो मरते रहेंगे, जो कि रुकनी चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जिस पटेल को आज आप वोट कर रहे थे उस पटेल को थोड़ा मान लीजिए, आपके हित में है, जनहित में है, देश हित में है, विश्व कल्याण के हित में है। क्योंकि पटेल ने अखंड भारत की कल्पना की थी और अखंड भारत को पटेल आप नहीं है। आपके पार्टी के पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री और आपके पार्टी के नेता आपके पार्टी के नेता बोलते थे कि कश्मीर का वो भाग जो हम खो दिए वो मजहब था। तो इसी संसद के एक अपोजिशन के पार्टी ने कहा था कि बात तो आपके सर पे भी नहीं आते तो फिर इसको भी खोया जा सकता है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं तो एकता और अखंडता की बात आप ना करें तो बेहतर होगा। पुरानी बातों में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया हो। अब बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित खुर्दा लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद रवि बच्चों के मानसिक दबाव से प्रश्न। माननीय सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महोदय कि मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत की सरकार युवा छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए क्या रणनीतियां बना रही है? क्योंकि आज के युवा छात्र चाहे वो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है या उसका जो व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, उससे काफी ज्यादा उसको मानसिक दबाव हो रहा है। तो इससे निकलने के लिए उन्होंने क्या रणनीतियां बनाई है? और मैं माननीय शिक्षा मंत्री से दूसरा अपना यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकार बेरोजगारी से निजात पाने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्योंकि मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण जो इनका आता है वो बेरोजगारी आता है। भारत में आज भी 8% बेरोजगारी है, जो कि सामान्य जो होते हैं वो 3 से 5% होते हैं, लेकिन यहाँ 8% है जो कि काफी ज्यादा है सामान्य से। तो इसको खत्म करने के लिए क्या सरकार कदम उठा रही है? क्योंकि जब भी युवा छात्र रोजगार मांगने जाते हैं माननीय सदस्य बच्चों के मानसिक दबाव आप पहले बात करें फिर उसको डिस्कस करें। ठीक। माननीय शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री। धन्यवाद महोदय। दो माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय संसद महोदय के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। और मैं उत्तर देते हुए कहना चाहता हूं कि हमने देश की शिक्षा व्यवस्था को के स्तर को बढ़ाने के लिए पीएम योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 14,500 विद्यालयों का चयन किया गया है, जहां पर 27,630 करोड़ रुपयों का लागत लगाई गई है। और इसके तहत जो 14,500 विद्यालयों का चयन किया गया है, इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल होंगे जहां नई शिक्षा नीति का उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। किस तरह से प्रैक्टिकल लेवल पे नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू किया जा सकता है, इसका मॉडल प्रस्तुत करेंगे ये विद्यालय। और ये विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, इनको बढ़िया किया जाएगा और इनमें आधुनिक पुस्तकालय होंगे। सरकार को अपना सारा पैसा खर्च कर देती है। बच्चों पे दबाव ज्यादा ना पड़े, इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग ने सिलेबस से उन पाठ्यक्रम से उन विषय वस्तुओं को हटा दिया है जो अब उतनी आवश्यक नहीं रही, अनावश्यक हो गई है, जिससे बच्चों पर जो दबाव पड़ रहा है पढ़ाई का वो थोड़ा कम हो सके। और साथ ही पढ़ाई को खेल के साथ, आर्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, उन पर कम दबाव पड़े। और साथ ही छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए शिक्षा विभाग ने जादू पिटारा नामक व्यवस्था की है, एक खेल संबंधी पेडागोजी तैयार की है, जिसके माध्यम से बच्चे
और उन पे वो अच्छी तरह से अपने बचपन को एंजॉय करते हुए शिक्षा को ग्रहण कर सके और पे कम दबाव पड़े। रेल संबंधित प्रश्न माननीय सदस्य प्रद्युम्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर का मैं बहुत एक मिनट करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। हम लोग कहते तो हैं कि जय जवान जय किसान, लेकिन कहीं ना कहीं किसान को भूल जाते हैं और इस बार भी यही हुआ है। मान्यवर रेल मंत्री शायद आप भूल चुके हैं कि यहाँ के ज्यादातर जनता आप माध्यम परिवार से आती है और यहाँ आप लोग बुलेट ट्रेन को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उसकी टिकट की मूल्य आम जनता की पहुंच से बाहर है। यहाँ पे सरकार क्या साबित करना चाहती है? आखिरकार ये जन विरोधी प्रणाली लाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या ये जन विरोधी प्रणाली बस आप जैसे कैपिटलिस्ट लोगों के लिए है? दूसरा प्रश्न, जैसे कि विगत दिनों में बहुत सारे रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और इस बाबत रेल मंत्री की क्या प्रयास है? अगर उनको खेलना है, जनता के साथ अगर वो खेलना चाहते हैं तो ऐसा मत खेलिए। अगर आपको खेलना है तो खुला मैदान में आइए। अगर आपको खेलना है तो याचना नहीं अपहरण होगा और ऐसा होगा कभी जैसा होगा। To the honorable speaker, I want to convey and enlighten my points to my fellow partner of the MDB. So, you are speaking about the safety measures that were taken by the government. Our government has implemented two major implementations. They are AWS and TPWS. AWS stands for Auxiliary Warning Systems. These systems make the train provable that they will give a signal to the center that the train is going through a proper railway track and the filler measures. क्यों लागू नहीं हुआ है? Next implementation is TPWS, Train Protection and Warning System. This is already implemented. You are not aware of that system. For your kind information, our government of India has promoted various committees which have been funded various crores and rupees. They are funded to prevent the accidents for the community. There are 2-3 committees that have been proposed in the time of 2012, 2014 and 2015. One of them is Kapoor Committee. Kapoor Committee is provided 1 lakh crore over 5 years of expanded years in a distributed way so that the money can be invested to maintain the railway tracks and maintain the railway platforms. Even the inspection takes place in that money. अगर आप सिस्टम है तो इतने देर माननीय हो रही है। आपको वक्त दिया जाएगा। माननीय मंत्री एक मिनट। You need to hear this. Your government faced many massive accidents within your dynasty. In 1981, Bihar, 750 people lost their lives. 1995, Firozabad, 358 people lost their lives. 1999, Ghaziabad, 2085 people lost their lives. सीधा जवाब इतिहास बताइए जवाब। So the point is that people die in your dynasty also. So the point is that the people are dying for the malfunctioning of the train system. That's it. धन्यवाद। माननीय सदस्य सुबीर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 1995 से 1996 के बीच 100 से 200 हिंदुओं को निर्दयता से मारा गया। 90,000 से 1 लाख हिंदुओं ने कश्मीर की घाटी छोड़ दी आतंकवाद के कारण। उस समय आपकी सरकार क्यों चुप थी? आज के समय भारत सरकार ने भागे हुए हिंदुओं के पैतृक संपत्ति को बहाल कराने के लिए
क्या कदम उठाए? कुछ कदम उठाए थे कि नहीं? और एक सवाल यह है कि क्या सरकार ने हिंदुओं के लिए, उन हिंदुओं के लिए जो आज वापस लौट रहे कश्मीर में अपने पौराणिक संपत्ति मांग करने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री अभिजीत। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में उत्तर दीजिए। धन्यवाद। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट रिमूवल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर के संबंधित जिलों को, हर जिला के जिलाधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि प्रवासी जा करके अपने पैतृक संपत्ति के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, और ये अधिकार दी गई है कि उस पे वो उचित एक्शन ले सकते हैं। पहली बात, मुझे काफी खुशी हुई कि आप उस बारे में बात कर रहे हैं तो कल तक इस मुद्दा से कतराते थे और इसको मानने से भी इनकार करते थे। इस बात को सुनकर मुझे खुशी हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो समय चला गया जब हम उनके संपत्ति को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की बात करते थे। अब हम उनको पुनर्स्थापन की बात करते हैं, और इस बात का साक्षी पूरी देश और दुनिया बनेगा। और जो लोग चंद हाथों में हथियार थमाकर और केसर के क्यारियों में बारूद होकर ये सोच रहे थे कि हम कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, उनका ये सपना हमारे संकल्प के सामने बौना साबित हमारा कश्मीर, पूरा कश्मीर की बात हम करते हैं। आपके जैसा हम पीओ के कोई नहीं बनाते हैं, हम पूरे कश्मीर की बात करते हैं कि हम पीओ के नहीं, पूरा कश्मीर कैसे दुनिया के स्वर्ग के रूप में दिखाई देगा। और जो दुनिया स्विट्जरलैंड और न जाने कहां की बात करती है, और दुनिया फिर से एक बार कश्मीर की और कश्मीर की बात करती माननीय सदस्य, सबके प्रश्न हो गए, और जिनके भी प्रश्न बाकी हैं आप लोग अगले दिन इसकी आप रिपोर्ट कर देंगे, फिर आपके प्रश्न को रखा जाएगा सदन में। और माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन सुहा, आप अपनी बात रखें। माननीय तो वाराणसी लोकसभा। Thank you, sir. The honorable chairperson, my all esteemed colleagues, media and peoples. So इधर हमको ये बोलने का मौका दिया गया है, ये हमारे लिए काफी है, क्योंकि ना जाने हमारे जैसा ये गरीब पार्टी के लिए क्या विपद सामने आने वाला है। क्योंकि बात यह है कि हमारे विरुद्ध में चक्रांत किया जा रहा है। अब ऐसे तो हमारे 6 महीने में एक बार चुनाव होते हैं, पर अभी बात कुछ ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट हमारा चाह रहे हैं कि हमारा जो चुनाव है वो वर्ष में 5 वर्ष में एक बार हो। ऐसे कैसे हो सकता है? वैसा 5 साल में एक बार अगर चुनाव कर भी दिया तो 5 साल बाद जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा 5000 हो जाएगा। और तो और अगर 5 साल बाद टमाटर जो अभी 250 रुपए में किलो के भाव पे मिल रहा है, और 4-5 साल बाद उसका भाव 1000 रुपए हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये सब हमको क्या मिलेगा भाई? सभी लोकल इश्यू पर हम लोग फोकस कर पाएंगे? हम जैसे गरीब पार्टियों को कैसे इतना पैसा मिलेगा, इतना फंडिंग कैसे मिलेगा कि हम लोग एक नेशनल स्तर पे जाके हम लोग सबका प्रचार कर सकते हैं? ये तो मेरा मांग तो ये है कि जैसे कि एक नेशन एक एजुकेशन हो, जैसे कि हम लोग का बेटा भी है, जैसे कि अदानी अंबानी का बेटा पढ़ रहे हैं, वैसे उस तरीके से हमारा बेटा भी पढ़ सकते हैं। मजदूर का बेटा, जो किसान भाई है हम लोग का, उसका बेटा भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा मांग है। हमारा मांग ये भी है कि एक नेशन एक इलाज हो, जैसे कि सभी लोग उपकृत हो सकते हैं इससे। नहीं, इधर तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग कोई लेना देना नहीं है इस बात से। आप लोग का ये बात से कोई हम लोग लेना देना नहीं है। आप लोग आपका खेल आप रखिए। माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं अपने साथी को यह बताना चाहता हूं कि संबोधन शुरू किए थे कि हम जैसे गरीब पार्टी, वैसे गरीबी अगर पूरे देश में आ जाए तो अच्छी है। दूसरी चीज, उन्होंने बोला कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे क्या हैं। पहला अपने पॉइंट था कि सिलेंडर के दाम अगर आज 1000 है तो 5 साल बाद वो 5000 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे, और उस 5 साल में चुनाव नहीं होने जा रहे, इस बात का डर हमको नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं।
लेकिन उस 5 साल बाद हमको डर रहेगा कि ये चुनाव, अगर ये सिलेंडर का दाम आज 1000 से 5000 हुआ है, तो अगले आज से 5 साल बाद हम पूरे देश से एक बार में निकाले जाएंगे, न कि किसी स्टेट से, न संसदीय क्षेत्र से, न विधानसभा क्षेत्र से। इस बात की डर हर गवर्नमेंट को होगी, हर रूलिंग पार्टी को होगी कि हमारा एक डिसीजन हमारे पूरे देश के पे निर्भर करेगी। पहली चीज नहीं, आप तो जब 500 रुपए माननीय का सदस्य, दे सुनिए, रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जनता को देखने तो नहीं रहेगी क्या? जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रहेगी 4 साल 4500 का सिलेंडर लेगा ना, आखिर में 500 का गैस ले लेगी। आप लोगों ने मूर्ख बनाया तो आपको लगता है आज भी बच जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय सदस्य, जवाब मंत्री महोदय, जवाब दीजिए जवाब। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है मैं ये बताता हूँ। देखिए, चुनाव होते रहते हैं देश में, और कोई पार्टी देश के लिए कुछ कर सके, इसके लिए पहला इंपॉर्टेंस होता है कि वो जीत के रूलिंग पार्टी में आए। पहला इंपॉर्टेंस ये होता है। हर जगह कभी कोई संसद का चुनाव आता है, कभी विधानसभा का चुनाव होते रहता है, और इस कारण से होता क्या है कि हम पार्टी जो होती हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी पे कोई मंत्री महोदय, संक्षिप्त में जवाब। हमेशा पार्टी जो होती है इलेक्शन ओरिएंटेड होती है कि हाँ, यहाँ इलेक्शन है तो ये डिसीजन लेते हैं, यहाँ इलेक्शन है तो ये डिसीजन होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं नहीं ले पाते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि ये राज्य प्रभावित होगा, वो राज्य प्रभावित होगा। तो हम आशा करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए अच्छी होगी, और हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम उस पर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा एक प्रस्ताव है। एक मिनट और मंत्री महोदय, एक मिनट, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और राजनीति से ऊपर उठकर देश से सोचेंगे। प्रधानमंत्री महोदय अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री महोदय देश की समस्याओं को। माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे भाई और बहनों, आज भारत के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही हम सभी सदन में एकत्रित हुए हैं। तो महिला आरक्षण विधेयक के बारे में मैं सम्यक परिचय देना चाहूंगा, और हमारे प्रिय मित्र अपोजिशन से जो उन लोगों ने काफी चर्चा करी डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनका भी उत्तर देना चाहूंगा। इस संदर्भ में संविधान के जनक आदरणीय B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कही गई महिलाओं के संबंध में कही गई बात मुझे याद आई, वो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी समुदाय की प्रगति उस समुदाय विशेष में महिलाओं को प्राप्त स्वतंत्रता और विकास के द्वारा जाना जा सकता है। आज हमारी सरकार महिला आरक्षण के लिए 2023 कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये अम्बेडकर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमने इस विधेयक के माध्यम से ये साबित किया है कि हम केवल वादे नहीं करते, बल्कि उनके लिए ठोस कदम भी उठाए। इससे पहले 1996 में वाजपेयी की सरकार ने 2 बार अटेम्प्ट किया इसको पास करवाने का, लेकिन बहुमत न होने के कारण इसको पास नहीं करवाया जा सका। ये जो लोग 60 सालों में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, 2G चारा, स्पेक्ट्रम घोटालों अफसर के बरसी मनाने वाले लोग, देश को बर्बाद करने का काम किया है। पिछले 9 वर्ष आधारभूत संरचनाओं के विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन, रोजगार सृजन के दृष्टि से बहुत काम रहे हैं। ये हमारे दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि प्रति व्यक्ति जो 2014 में 86,847 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जो आज 2023 में 1,72,000 रुपए तक हो गई। आज भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 में जो 97,830 किलोमीटर से बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गई है। 2014 में 12.1 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही थी, आज वो 28.6 किलोमीटर पर डे सड़क। पिछले 9 सालों में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ परिवारों को पक्का मकान दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री
उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 9 करोड़ सिलेंडर परिवारों को उपलब्ध करवाए गए। और ये मेडिकल कॉलेज की संख्या जो 2014 में 387 थी, वो आज 600 तक पहुंच चुका है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,01,043 तक पहुंच गई। फिर भी कदम फंसा जा रहा है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, क्योंकि हम बड़ी बातें करते हैं आजकल, वो भी बताता हूँ। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 2019 में, तो एक मिनट 2019 में 200 थी, वो आज 240 हो गई। ये मैं कहना चाहूंगा, ये कोटेशन याद आया कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वित यश क्रेता कौन हुआ, नवदम गणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, दिनों में रहकर काम किया। आज ये बताते मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत ने न केवल कोरोना महामारी को सामना किया, साथ ही 20 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत अनाज पहुंचाने का काम किया है। और साथ ही इसी साल इतने अरसे बाद ये सब बोलने का मौका मिला है। सबको मौका मिला चाहिए। बिल्कुल, और 5 मिनट का समय मिला, सबको मौका मिलना चाहिए। जी एक और बात, और साथ ही इसी साल हमने G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता भी करी। ये हमारे सरकार का एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है। 2014 से पहले 600 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे विद्युतीकरण का काम होता था, जो कि आज 6000 किलोमीटर पर पहुंच गई, और 33,000 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 9 साल में पूरा हुआ। ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अपोज कर रहे हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत है तो अपने ऊपर सोच कीजिए, इस तरह ना बेवजह विरोध कीजिए। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विरोध कर रहे हैं, आपने महिला विरोधी मानसिकता को जाहिर किया। ऐसा लगता है कि आपने विपक्ष में रहने का मन बना लिया है। जी जनता, मैं बताना चाहूंगा, जनता आपके भ्रष्टाचार, परिवारवाद, महिला विरोधी सोच को समझ चुकी है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में और भारी मात्रा से समझेगी। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, कुछ लोग तुझे समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वही हो सकता है। इस राह में अड़चन इतने कुछ और भी हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। प्रश्नकाल इन्हीं सब प्रश्नों के साथ समाप्त होता है। सदन को बता दूं, सदन में कुछ सदस्य हैं जिनके पास अभी भी प्रश्न है, वो अगले दिन के लिए आप पहले ऑफिस में इंफॉर्मेशन दे देंगे, टेबल पे आ जाएंगे सर, फिर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब माननीय कानून मंत्री विधेयक के साथ माननीय कानून मंत्री। माननीय महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत होकर ये मुद्दा, जो गंभीर मुद्दा जो देश के प्रति, राज्य के प्रति और हमारे घर घर के प्रति जो जागृत है, उसके ऊपर एक बात रखना चाहता हूँ। उससे पहले एक चीज बताना मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता कोई उसको, नहीं चाहता कोई उसको, और फिर भी पूछी जाती है, वो फिर भी पूछी जाती है। नारी शक्ति के आगे सारी दुनिया झुक जाती है। ये नारी शक्ति वंदना विधेयक के ऊपर मैं थोड़ा पृष्ठभूमि डालना चाहूंगा, ये क्यों जरूरी है। और आज हमें गर्व होता है कि नारी हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर चल रही है, पर कहीं वो छूट जा रही है, कहीं वो पीछे हो रही है। उसी के ऊपर कुछ बात करेंगे। पृष्ठभूमि के ऊपर मैं आना चाहता हूँ। महिला आरक्षण बिल की विधेयक चर्चा 1996 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी
जी के द्वारा रखा गया था, प्रचलित किया गया। चूंकि तत्कालीन सरकार में हमारे पास बहुमत नहीं थी, इसलिए इसे पारित नहीं किया गया। महिलाओं के सीट आरक्षण करने के ऊपर प्रयास फिर से जारी किया गया, क्योंकि ये जरूरी मुद्दा 1996 की बात है, संसद में पेश किया गया। 96 से 2003 आपकी सरकार की बात थी। सरकार ने 4 मौके पर विधेयक पेश किया, अच्छी बात, आपने भी इस पर योगदान देने की कोशिश की। 2009 विरोध के बीच सरकार ने विधेयक पेश किया, पर लागू नहीं हो पाया। 2010 की बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विधेयक पारित किया गया, राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया, पर इसे आगे नहीं बढ़ा पाया गया। 2014 विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, पर उम्मीद थी, पर उसे जारी नहीं किया गया। अब इसकी जरूरत क्यों जरूरत पड़ रही है इस विधेयक की? लोकसभा में 82 महिला सांसद है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ कितने महिला सांसद हैं आप देख सकते हैं, 15.2%, और राज्यसभा में 31 महिलाएं, वो की 13%, जबकि पहली लोकसभा में 5%, 5% के साथ स्टार्ट हुआ था। ये संख्या काफी बड़ी, लेकिन कई देशों की तुलना में हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्री मानते हैं, पर हमारे देख के ये अच्छा नहीं लग रहा है। हमें ये बताने में गर्व नहीं हो रहा है कि ये कमी हमारे संसद में कम है। हाल में संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार रवांडा में 61% वहां पे महिला संसद भवन में, 53% क्यूबा में, निराकाश 52% महिला प्रतिनिधित्व में सिर्फ 3 देश हैं, जो कि हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से आते हैं। विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है? निचले सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण। विधेयक संविधान अनुच्छेद 330(1) के तहत शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है, जो लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। दूसरी बात, विधेयक में प्रदान किया गया महिलाओं के लिए आरक्षित सीट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों को रोटेशन के अनुसार आवंटित करने को रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। अब राज्य की बात करते हैं। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, यह अनुच्छेद 332(a) के तहत जो हर राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण को अनिवार्य करता है, यह हमारे संविधान से लिया गया है। अतिरिक्त SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 महिलाओं को आवंटित करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली महिलाओं के लिए आरक्षण 239(a) के खंड संविधान 243(a) के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक विधायी कामकाजों के संबंध में राष्ट्रीय मार्गदर्शन को दिखाता है। और आरक्षण के शुरुआत की बात थोड़ी कर लें। अनुच्छेद 334 की बात करें। इस विधेयक के लागू होने के बाद वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए सीमन किया गया है। आरक्षण 15 वर्ष के लिए अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। धन्यवाद महोदय। और मैं चाहता हूं कि इस बहुत ही जरूरी विधेयक को हम सब सहमति से पारित करेंगे। धन्यवाद। विपक्ष से अगर विधेयक से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, विपक्ष से प्रश्न पूछिए। जी माननीय कृष्णा मिश्रा माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कुछ बातों और प्रश्नों की ओर ले जा रहा हूँ। पहली बात तो यह कि महिलाएं जाति समूह की तरह कोई होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं। तो जो डिबेट हम जाति समूह के लिए रखते हैं वो महिलाओं के लिए नहीं रखी जा सकती। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके यह संविधान में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन हो जाएगा। और यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी और वे समाज में जिनका दर्जा है वो और कम हो जाएगा, कमतर हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने विपक्ष में बैठे माननीय मंत्री को थोड़ा इसके ऊपर दृष्टिकोण डालने की कोशिश करता हूं। सीधा जवाब। समय के साथ
महिलाओं के समाज में शामिल करने की सामाजिक आर्थिक पहल के रूप में इसे किया गया है। महिलाएं अब एक बड़े समुदाय का हिस्सा, हमें यह मानना चाहिए, और उसके सार्वजनिक जीवन में उच्च पद पर पहुंचना सब उनके लिए भी जरूरी है, उनके आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। जैसे हमारे अधिकार, लेकिन उन्हें समानता का हक होना चाहिए ताकि वो सभी सक्रिय रूप से साझेदारी कर सके। या होमोजेनियस ग्रुप की बात हो रही है, पर हमें इसलिए उन्हें लागू किया जा रहा है, उस पर महत्वाकांक्षा की जरूरत होती है। यह आरक्षण सभी सकारात्मक संदर्भ पर उन्हें पहुंचा देगा, जिससे समाज में समानता बढ़ेगी। विभिन्न अध्ययन और रिपोर्ट जैसे कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक समानता रिपोर्ट देखी जाए तो राजनीतिक नेतृत्व की कमी भी दर्शाई जाती है। इसके अलावा भारतीय महिला स्थिति समिति महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी को समानता की दिशा में सुझाव दिया गया है। भारतीय अनुच्छेद अनुसार 15, 3 और 46 के तहत राज्य के महिलाओं और सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के लिए अधिकारी है। आपकी दूसरी प्रश्न की जवाब, सामान्य विरोधी हमारा उद्देश्य समाज में सशक्तिकरण और समता को बढ़ावा देना है, न कि किसी योग्यता और हानि पहुंचाना है। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रयास करने के लिए कर रहे हैं, जिससे समाज में उनका सकारात्मक योगदान बढ़े, उनका सकारात्मक रूप में वो आगे बढ़ सके, वो दृढ़ निश्चयी बढ़ सके, इसलिए इसे दिया जा रहा है। यह आरक्षण केवल एक स्थान से आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं है, किसी एक माध्यम से दिया जा रहा है कि उसे एक ही कम्युनिटी को मिलेगा, ऐसा नहीं। ये पॉजिटिव कदम है। हमारे साथ हम लोग बैठ के पिछले 15 वर्षों 20 वर्षों से इस विधेयक को पारित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ हम लोग काफी डिस्कशन किए, हमारे विचार विमर्श के बाद इसे लागू करने की बात हो रही है। बिल्कुल भी विधायकी सीटों के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं को बच्चों के लिए विशेष प्रदान करने की अनुमति है। इसके लिए विश्व आर्थिक मंच पर ग्लोबल जेंडर गैप है हमारा 127वां रैंक पे है, और इसे हमारे हम लोग डेवलपिंग कंट्री अपने आप को मानते हैं, पर अगर ग्लोबल इंडेक्स में हम आज इतने अपने आप को नाम कर रहे हैं तो इसको भी आगे बढ़ाने की हमें जरूरत है, इसीलिए इसे लाया गया है। आगे लिंग असमानता को देखते हुए एक आरक्षण प्रदान करने की बात करी गई है। धन्यवाद। आज जो प्रस्ताव सदन के बीच में रखा गया, उसके मद्देनजर बहुत सारे संदेश विपक्ष की और सत्ता द्वारा प्रयास किया गया उनके सारे सवालों का जवाब मिले। फिर भी कुछ लोग इस प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं, तो इस प्रस्ताव के लिए हम ध्वनि मत करवाएंगे। जो लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो अपना जवाब हाँ में देंगे, और जो लोग इस प्रस्ताव से असहमत हैं वो अपना जवाब ना में देंगे। तो जो लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं वो अपना जवाब दें। जो लोग इस प्रस्ताव से असहमति रखते हैं वो अपना जवाब ना में दें। ध्वनि मत से यह प्रतीत होता है कि इस विधेयक को पारित करवाने वालों की संख्या ज्यादा है। हाँ में ज्यादा जवाब आया, तो सर्वसम्मति से ध्वनि मत के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। आज की ये जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम था, प्रस्ताव था, समाप्त होता है और सदन अगले कार्रवाई तक निरस्त की जाती है। धन्यवाद। राष्ट्रगान दें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब
समय नहीं लूंगा। मैं राजकुमार सर से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और 2 शब्द कहें। सबसे पहले सर पोडियम क्या बाकी लोग पीछे मीडिया वाले से या वीडियो से लास्ट तक आ रही है। सबसे पहले आज मेरा फर्स्ट टाइम या मुझे लगता है फर्स्ट फंक्शन है जो मैंने स्टूडेंट्स और वार्डन के साथ जब से मैंने यहाँ पे वार्डन के रूम में मैंने यहाँ पे मैं आपको जब से एस्टेब्लिश किया वैसे तो 3 मंथ से ज़्यादा हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के दिल में अभी तक मुझे लगता है 15-20 दिन भी हुए या नहीं हुए मुझे वार्डन माने हुए। पता नहीं कितने अच्छे से लोग मानते हैं नहीं मानते, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स का धन्यवाद करूँगा कि हमारे केतकी सर और हमारे सर को यहाँ पे इन्वाइट किया, और ये एक्टिविटी मुझे लगता है स्टूडेंट्स का नॉलेज के साथ साथ कि हाउ टू पार्लियामेंट वर्क हमें ये सिखाती है, और बच्चों को बहुत से जो करंट इशू हैं, चाहे वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मणिपुरा का जो इशू जिस पे यहाँ पे क्वेश्चनिंग की गई, मुझे बहुत से बच्चे ये जानते नहीं होंगे कि वो इशू किस लिए है और क्यों वो इशू इतना ज़्यादा बन रहा है। तो इसके साथ जनरल अवेयरनेस के साथ साथ हमारा मेन यहाँ पे मॉक पार्लियामेंट का मेन जो हमें मेन मकसद है ये बता रहे हैं कि कैसे ऑपोजिशन काम करता है और कैसे जो सरकार में बैठे हैं वो कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। लेकिन मुझे एक और यहाँ पे मोटिव जो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ वो ये कि बच्चे जो करंट इश्यूज हैं उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस इसके थ्रू हम बच्चों के अंदर ला सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव मुझे लगा, जैसे मैंने मणिपुरा वाला एक इशू जो मुझे लगा कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रोग्रेस क्या है या क्या कारण है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा वो दंगे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जिन बच्चों ने ये घटना जिनके मन में नहीं जिन्होंने नहीं सुना होगा वो भी जरूर नेट पे जाके इस चीज़ को सर्च करेगा कि मणिपुरा में ये क्यों हुआ या क्यों हो रहा है। तो और सबसे काबिले तारीफ आप लोगों का रोल, चाहे वो पोजीशन में थे चाहे वो सरकार में थे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और जो भी फोटोग्राफी कर रहे हैं एज ए वार्डन मैं यहाँ पे कहूँगा कि उन फोटोज को जरूर कहीं एक फाइल बना के सेव रखिएगा। हमें कहीं पे वो अपने नोटिस बोर्ड पे शो करनी चाहिए कि हम क्या क्या एक्टिविटीज अपने यहाँ पे करवाते हैं, ताकि आने वाले जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी देखें कि हम किस तरह से इसको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो जूनियर्स लोग हैं यहाँ पे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि इस प्रथा को हमें साथ साथ आगे बढ़ाना है। सबसे पहले इसे कंटिन्यूस प्रोसेस पे लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़्यादा समय ना लेता हूँ, मुझे लगता है 11 बज गए और धन्यवाद करता हूँ सर का और सभी लोगों के लिए। मुझे लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन मैं यहाँ पे कहूँगा ऑर्गेनाइज जिन्होंने चीज़ों को किया है। और स्पीकर का रोल तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, जहाँ पे मुझे लगा कि उनका बहुत अच्छे से उन्होंने अपने रोल को निभाया और बहुत अच्छे से सभी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। जो हम नॉर्मली जब हम पार्लियामेंट देखते हैं तो वही सेम रोल इन्होंने यहाँ पे किया है। और मैं धन्यवाद करूँगा सभी सीनियर्स का जिन्होंने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अरूप शाह सर से अनुरोध करता हूँ कि वे आए हो सकते हैं। Thank you. Respected Presidential Warden Rajkumar, today's Chief Guest Dr. Kolingo Ketki, Joint Advisor Student Council. So, and then Cultural Prefect, Chief Prefect, and all other students, those who have actively participated and those who are present over here. It's a very
good initiative. It's been taken by the students. So I would like to appreciate this effort. That's why I would like to give thanks first to the cultural prefect, Honorable, and also the chief prefect. Because from the constitution day, before that, there was plan to organize this, but anyway, after a few days, they can able to organize this, and a large number of students have participated, and they have done their performance in a very nice and organized way. So I don't like to say any more, but it's really a very good initiative we have taken, and we hope that it will be continued later on also. What is the result? That does not matter. Once again, I would like to thank to all the students because I am very happy. And also special thanks to Deputy Sir, to Evan, and come in this program. Okay, thank you. Thank you, sir. आज के मुख्य अतिथि के रूप में पहले केटी सर आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं going to be good night. Anyway, good night all of you. Respected Bharat, Dr. Anup Sahji, and respected Overland Rajkumar, and my beloved, quote unquote, beloved student leaders. How much time I can speak? Actually, it was a very thrilling moment. I have conducted so many programs. I have also conducted one mock parliament in an auditorium, and I served to this mock parliament. Being the man of political science, I can appreciate each of you, those who have directly or indirectly participated or contributed to conduct this kind of academic issues. The mode of expression may be a political platform, but where you all participated and discussed the issues from education to finance and from home to some other issues like Manipur. My two fellow talked about manipulation. Really amazing. I'm not here to criticize something. You know, organizing this kind of event must have been very, very difficult. And my special thanks goes to them, those who have organized this mock parliament today. It is late night. And my special thanks goes to the participants. Whenever you are in the opposition and otherwise in ruling, you know, those who are in ruling, they are
the nervous boys. And on the other side of the story, we talk about opposition, then they are having a fitting kind of persons to block the fingers or the ministers from doing such. But that happened here very, very nicely. You all participated very nicely. Your preparation was very good. You came with all sorts of data because it is not possible. Because you know, my dear friends, you will go to Anand or whenever you are going to your house, if Papa is saying or Mama is saying that you just bring all these items from market, we have suppose Mom wrote that purchase of these 4 items, we have forwarded 1. Forwarded 3. But here with all its gathered, and the oppositions also, whenever the raised persons, it is not easy, it is easy to give answer, but it is very difficult to raise the question. That what oppositions leaders talked about, and very vibrantly, very actively, and with a thorough preparation, the way the opposition replied, it was a fitting reply, and at the same time, the opposition also, they also raised very pertinent questions, which is, you can say that the burning issue what we are having today in our nation. This is all about what our activities talks about. Another interesting thing is, my dear friends, you know, just I can recall, just 3 days before this Bali Yatra program was over, it was a grand program in Odisha history. Many smart boys and smart girls were there in this Bali Yatra Katak, and many people used to ask them, very silly questions, right? Right? Who is your Prime Minister? Who is our Chief Minister? Who is our Governor? Right? Who is the Home Minister? Come on. Why I am telling this? Why I am giving this example? Because you see, they are looking very smart water model, but they don't have any knowledge about the current issues. And whenever this Rajma was talking, because this Manipur issue, it was very, very essential, important issues, not only for the Manipur people, but also for us. Because if today it happens in Manipur, then we cannot expect that someday or any other day it will not happen here. So that's why the time has come to think, rethink, to add about the situation under which we are being learned, or we are passing through. In that way, you have highlighted many issues from finance to education and from defense team to your future program. But anyway, the program was very nice. But for this, I can also give my thanks to all these models because they have also taken their lot of efforts in different ways to conduct this program. And my dear friends, you know that gradually we are using this academic ethos in almost all the institutions of our country. Any part. Now the young people, they are not involved very deeply academically, right? And they're not thinking about the future. But this kind of academic orientation, what I saw today, was my mindset changed about the attitude of boys today. And I will never have this kind of thing in my mind that boys are not aware about these issues, or they're not having any interest what happens in the country today. Because we should have the basic knowledge about the different issues. Because we are directly or indirectly involved in politics. Those are saying that we are not involved in politics. No. You are citizen means you are indirectly or directly involved in politics because you are asking your vote in government, any political party. That means, and if
Remember the quotation given by Abraham Lincoln, the 16th President of United States of America from 1861 to 1865. The definition given by Abraham Lincoln, it is all-time popular definition, that is, democracy is of the people, by the people, and for the people. That's why, though we are living in the biggest democratic country having the longest constitution, we should have basic knowledge about the issues under which we are living today in 21st century. My dear friends, time has come to rethink such issues about the situation under which we are moving, and at the same time we should also compare with the political scenario of the entire world. Right? If we talk about this Israel, Palestine war, if we talk about this Ukraine and Russia war, do you think that we are not being affected? Yes. Time has come to think. Time has come to do something for the interest of the society. And don't worry, because we are social animal. I am talking in political science class. We are animal. What we are living in society, that's why it's called social animal. And those who are living outside of the society, they are either called beast or God. We don't know whether God is there or not. I don't know. Take the class here, but we discussed very thing in a political science class. One is my student and Swastika also, and some other things are also there. The thing is, if we are social animal and we are living in the society, then we should have a basic knowledge about the functions of the society. And today, what we can perform, that is the functional attitude of the state where we are living. Now, the time is very running fast, but anyway, very nice program. But I hope this kind of attitude, what you are shown today, you should keep it up always. Anytime, every time, I am talking to my students that wherever you are getting chance to speak something, you just go ahead without thinking twice in your mind, because you should have that kind of confidence and knowledge to speak something. Because my dear friends, you know about that we are pursuing a career to get job. And what job? Teaching, which is the local profession. Which profession? Journalists, all other professions. And in this profession, you go to speak. If you are a teacher, then you have to speak. You will gain your salary on the basis of your teaching. So that way, whenever you get a chance, first students are here, I think, you explore and you try to exploit the situation. And what happened today in this August gathering today? I'm very happy really, because very rarely you will find this kind of atmosphere, academic. And today the young ones, they are just getting away from academic culture. That you know better than me. If you are having one mobile, and if you are having 2-3 this, what is it called? Earring, and if you are having tattoo somewhere else, right? Then you are smart. But that is not the thing with which we are going to live. Right? With lots of expectations, hopes, our parents send us here. And they are dreaming day and night that our children do something. And one thing I can say here, I know that time is running, but still, nowadays humanity is going down. Because we are not connected with the situations. What happens around us? What happens in Manipur? What happens in Ethiopia? But we have to. Because if you want to vibrant country, if you want to have a very strong country, then you have to be active and you have to look yourself that what can be done in a better way.
In that way, I hope we'll do this kind of activities further, and whenever we'll have this kind of activities, without fail, I will present and I appreciate your participation and your activities. Thank you. And as far as the justice is concerned, my colleagues are here. It is very difficult to find out how much marks we need to hold. And finally, we confused. I confused. As far as Manish is concerned, the speaker, very impartial speaker. The way he performed the functions of the speaker, it is not easy. It is not like that. And I think me and Arusha given highs to this fellow because he impartial conduction of this proceeding of the house or functions of the house. The host was no competition. Then special thanks to goes to Manmohan Pandit, right? You are having अगर दो कपड़ा है ना कहीं पैंट मिलता तो शर्ट नहीं मिलता शर्ट मिलता तो बटन नहीं है बटन का जूता है कि उधर ही पड़ा है इट्स नॉट इजी टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग ना इसका गुस्सा आता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम and it's long with your seniors and you should feel very proud about what you are having this kind of seniors, right? And other things are there but I'm not going to take a name because it's very difficult to take something. It was very nice program and I hope you will maintain the continuity of this, okay? And just keep up this what I can expect from you and I am always with you and for you here or till my retirement. Thank you very much. बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात कहना चाहूँगा। अरे रोहित का नाम लेना भूल गया। आप ऐसा नहीं हम काम कर रहे काम कर रहे हम मौका है बट अभी ना ये पहला सेमेस्टर में उतना खड़ा होने में डर लगता था आजकल कलर में यही है आज सारा प्रोग्राम में पहले उसको बोलते हैं यू ऑल आर वेरी कॉम्पिटिटिव वर्किंग बट यू लर्न हाउ टू वर्क। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में अपनी अपनी मेहनती भूमिका पक्ष और विपक्ष में निभाने वाले साथियों, दर्शक के रूप में निभाने वाले साथियों, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और भी तमाम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि हमारे हमारे मैडम सर और केतकी सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग इस तरह मिलता रहे। लेकिन क्योंकि मैंने अपने सबको अक्सर वोट ऑफ थैंक्स में विशेष धन्यवाद किया जाता है, मैंने वो नहीं दिया है। हमारा एक परंपरा है कि जब भी हम पूजा करते हैं तब पूजा गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरी पूजा होती है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि केतकी सर अपने साथ अपनी बेटी सर प्रतीक्षा केतकी को बुलाए। इतनी रात में जब हॉस्टल के बच्चे भी सो जाते हैं उस वक्त मैं देख रहा था कि बच्ची सदन में जो भी कार्रवाई हो रही थी बहुत बढ़िया से देख रही थी, समझ रही थी और अभी तक इतना ऊँघे हुए है ना, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर यहाँ पे बैठी हुई है। तो मैं आज का स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स प्रतीक्षा केतकी को समूह फोटो के लिए हम सर से आग्रह करते हैं ग्रुप फोटो के लिए। जो